हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव्यों में विलेयता। पिछले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ठोसों की द्रव्यों में विलेयता और उसके फैक्टर के बारे में हमने स्टडी किया था। पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको डिटेल से समझा चुके हैं कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है और ठोसों की द्रव्यों में सोल्यूबिलिटी के आधार पे हम आपको पूरा डिस्कशन किए थे और उसके पूरा फैक्टर के बारे में उसमें हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, आज हम जानेंगे कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता। एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठोसों की द्रव्यों में विलेयता पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रेशर के से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता पर वो कौन कौन सा फैक्टर है जो वो डिपेंड करता है। ठीक है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि सभी गैसें द्रव्यों में घुलनशील होते हैं? नहीं घुलनशील हो सकते हैं। तो कौन सी ऐसी गैसें हैं जो द्रव्यों में आसानी से घुलनशील होगा और कौन सी ऐसी गैसें हैं जो द्रव्यों में आसानी से घुलनशील नहीं होते? ऐसा क्या कारण है जो गैस द्रव में घुलनशील होता है और कोई गैस किसी द्रव में घुलनशील नहीं हो पाता? ठीक है, और हम ये भी जानेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता पर और प्रेशर का भी। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को हम डिटेल्स में समझाने की कोशिश करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छी तरह समझ जाइएगा। करते हैं, देखिए, गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता। कुछ ऐसे गैसें होती है जो द्रव्यों में अधिक से अधिक घुलनशील होते हैं, बट कुछ गैस ऐसी भी होती है जो अनसॉल्वेंट में, जैसे मान लीजिए अल्कोहल हो गया या और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, उसमें घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे ऑक्सीजन गैसों की, तो ऑक्सीजन जो गैस होता है द्रव में एक सीमित मात्रा में ही घुलनशील होता है ना। O2 जो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो क्या होते हैं, जल में एक सीमित मात्रा में ही घुलनशील होते हैं और यह जल में जो जीवित प्राणी है, मतलब जो जलीय प्राणी है, वो उसके सांस लेने के लिए ये पर्याप्त होता है, इनफ होता है। ठीक है, मतलब वो जो जल में जो घुली हुई गैस होती है ऑक्सीजन गैस, वह जलीय जीवों के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी गैसें होती हैं जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये HCl जो गैसें जो होती है, ये जल में जल सॉल्वेंट में क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में घुलनशील होता है। ठीक है, तो ऐसा क्या कारण है जो ये HCl अधिक से अधिक घुलनशील होते हैं जबकि O2 गैस जो है, ऑक्सीजन गैस है, क्या है, जल में कम घुलनशील होते हैं। अगर अमोनिया गैस की बात करें तो ये भी क्या होता है, जल में अधिक घुलनशील होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की ही बात करें तो जल में घुलनशील अधिक होता है। क्या कारण ऐसा है जो गैसें द्रव में अधिक घुलनशील होते हैं, कुछ गैसें ऐसी भी हैं जो जल में घुलनशील नहीं होता है? तो क्या कारण, क्या हम ऐसा करें, क्या ऐसा अप्लाई करें जिससे गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता बढ़ जाए? ठीक है, और क्या ऐसा करें जो गैसों के द्रव्यों में घुलनशीलता घट जाए? इस सब के बारे में हम इस चीज़ में हम पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को आपको हम कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको हम ये बता दिए हैं। आइए इसके हम फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन कौन सा फैक्टर है। फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। मतलब द्रव्यों में गैसों की घुलनशीलता को प्रभावित करने वाला कारक वो कौन कौन सा है? फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। मतलब विलायक एवं विलायक, मतलब विलायक को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घोलक बोलते हैं। विलय को ही हम घुल्य बोलते हैं की प्रकृति। नेचर, हम पिछले वीडियो लेक्चर में भी हम पढ़े थे नेचर के बारे में ना, ठोसों के द्रव्यों में घुलनशीलता पर हम पढ़े थे। ठीक है,
एक कथन ऐसा है, समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है, मतलब क्या, लाइक डिजोल्व लाइक। ये कथन जो है सबसे बेस्ट सटीक बैठता है इस पे, ठीक है, मतलब समान समान को घोलता है, ठीक है। अगर किसी गैसों की प्रकृति, मतलब गैस यहाँ क्या है, सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ लिक्विड होगा, ठीक है। तो किसी गैसों की प्रकृति अगर लिक्विड सॉल्वेंट से, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट से अगर मैच कर जाए, मिल जाए, समान हो जाए, तो वो क्या होगा, गैस सॉलिड जो होगा वह द्रव सॉल्वेंट में क्या होगा, घुलनशील हो जाएगा। लेकिन अगर एक दूसरे से अगर नहीं मिलता है तो वह द्रवों में घुलनशील नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या सीखा, अगर गैस की प्रकृति और सॉल्वेंट की प्रकृति, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट की प्रकृति दोनों क्या हो, आपस में मिल जाए, तो क्या होगा, गैस आसानी से द्रवों में क्या होगा, घुलनशील हो जाएगा। कैसे पता करेंगे कि वह गैस और सॉल्वेंट एक दूसरे से समान मेल खाता है, ठीक है, मतलब उस दोनों की प्रकृति समान है। तो इस चीज़ को हम समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपको बुक पढ़ते हुए होंगे या पढ़ाया गया होगा कि ध्रुवीय प्रकृति के गैस जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं, और ध्रुवीय प्रकृति के जो गैस होते हैं, मतलब गैस सॉलिड जो होते हैं, वह ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। लेकिन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे कि यह ध्रुवीय प्रकृति के गैस है और यह ध्रुवीय प्रकृति का गैस है, ठीक है। इसी चीज़ को हमको समझना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं। देखिए, याद रखिएगा, जो गैस मतलब जो गैस, यहाँ गैस क्या होगा, सॉलिड होगा। तो जो गैस किसी लिक्विड सॉल्वेंट में घुलकर सॉल्यूशन का निर्माण करता है, और वो सॉल्यूशन बनने के साथ वो कंपाउंड का निर्माण करता है। याद रखिएगा, जो गैस किसी द्रव सॉल्वेंट में घुलकर वह कंपाउंड का निर्माण करता है, मतलब यौगिक का निर्माण करता है, या फिर वह गैस द्रव में घुलकर वह घोलक में आयनीकृत हो जाता है। मतलब जब भी हम गैस सॉलिड को हम क्या करेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाएंगे, अगर वह आयंस में क्या होगा, टूट जाएगा, तो वह गैस जो होगा द्रवों में अत्यधिक मात्रा में घुलनशील होगा, ठीक है। तो वो गैसें जो होगी वह द्रव सॉल्वेंट में क्या हो, सबसे अधिक मात्रा में घुलनशील होगा। एक बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर कोई गैस सॉल्यूट किसी द्रव सॉल्वेंट में घुलकर वह कंपाउंड का निर्माण नहीं करता है, अर्थात वह आयंस में टूटता नहीं है, तो वो जो गैस है, जो गैस सॉल्यूट होगा, वह द्रव सॉल्वेंट में कम मात्रा में घुलनशील होगा, ठीक है। एक तो ये हम समझेंगे, ठीक है। दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि जो गैस, जैसे मान ली HCl की बात करें, या अमोनिया की बात करें, या CO2 की बात करें, ये सब क्या होते हैं, पोलर होते हैं। मतलब इसके नेचर कैसी होती है, पोलर होती है, मतलब ध्रुवीय प्रकृति की सब गैसें हैं। तो कैसे पहचानेंगे ये ध्रुवीय प्रकृति की गैस है? याद रखिएगा, जैसे HCl की बात करें, अगर एक पार्ट क्या हो, धनायन हो, एक पार्ट क्या हो, ऋणायन हो, मतलब उसमें क्या होगा, एक भाग क्या होगा, अत्यधिक ऋणात्मक होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, धनात्मक होगा। मतलब एक आंशिक धनायन होगा और एक आंशिक ऋणायन पार्ट होगा, ठीक है। तो वो सभी गैसें जो होती हैं वह पोलर होती हैं। जैसे यहाँ बात करें HCl का, तो ये HCl जो है, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, यह H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस टूटेगा, है ना। यहाँ क्या देख रहे हैं, Cl क्लोरीन जो है क्या, नेगेटिव है, ठीक है। अगर वही बात करें अमोनिया की बात करें, तो अमोनिया में क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन जो होते हैं वह इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर हम बात करें CO2 की बात करें, इसमें क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो ये सभी जो गैसें जो है वो क्या है, पोलर नेचर की है। क्या है, यह सब पोलर नेचर का है। क्या है, यह पोलर नेचर का है, मतलब ध्रुवीय प्रकृति का है। तो ये ध्रुवीय प्रकृति वाले जो गैस जो होंगे, मतलब ये जो ध्रुवीय प्रकृति जो गैस होते हैं, यह घुलनशील होते हैं किसमें, लिक्विड सॉल्वेंट में। ये आसानी से किस में घुलनशील होगा, लिक्विड सॉल्वेंट में सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा, घुलनशील होगा। मतलब ये जो घुलनशील होगा, सोल्यूबल मैक्सिमम होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ये सब कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति गैस है। तो ये क्या होते हैं, जल में अधिक मात्रा में क्या होते हैं, घुलनशील होता है, ठीक है। अब हम आपको बता दिए थे कि जो गैस किसी लिक्विड सॉल्वेंट के साथ घुलकर, मतलब रिएक्शन करके अगर वह कंपाउंड का निर्माण करता है या वो आयंस में टूट जाता है, तो वो भी क्या होता है, जल में अधिक मात्रा में घुलनशील होता है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अमोनिया का, तो अमोनिया क्या है, यह गैस है। अमोनिया जब ये इसको हम वाटर में घुलाएंगे,
ना। ये क्या है, एक सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट है। ये क्या है, एक सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। तो जब इसको हम इसमें घुलाएंगे तो क्या होगा, यह घुलने के साथ साथ क्या देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, अगर हम इसी की बात करें, यही इसको घुलाएं हमने और यही क्या होगा, आयंस में टूटेगा। कैसे टूटेगा आयंस में, देखिए तो ये ऐसे टूट सकता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमोनियम प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन। क्या देख रहे हैं कि जब अमोनिया को हमने वाटर में घुलाया था, ठीक है, तो क्या हुआ, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया, एक कंपाउंड बना लिया। क्या बना लिया, एक कंपाउंड का निर्माण कर लिया। ठीक है, और ये कंपाउंड जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वह आयंस में क्या रहा, टूट रहा है। किसमें, एक अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट रहा है। तो ये जो गैसेज जो होगा वह दर में क्या होगा, सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा, घुलनशील होगा। उसी तरह हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वाटर में सबसे अधिक मात्रा में घुलनशील होता है। आप पीते होंगे थम्स अप, माजा, स्प्राइट, कोका कोला, ठीक है, या सोडा वाटर, उसमें क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे और हाई प्रेशर पे उसको पैक किया जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ये गैस में घुलनशील होता है तो ये कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए देखिए H2CO3, इसका क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड। ये जो कंपाउंड निर्माण किया, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, गैस, जो ये गैस है यह द्रव में अधिक मात्रा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि वो कौन सी गैस है जो द्रव में घुलनशील होगा और कौन सी गैस द्रव में घुलनशील नहीं होगा, वो भी आपको बताने वाले हैं। अब देखिए यही कार्बोनिक जो एसिड है वह आयंस में टूटेगा। कैसे टूटेगा, H+ और HCO3- में टूटेगा। ठीक है, तो क्या देखना है कि ये सभी जो गैसें हैं, अमोनिया हो गया या CO2 गैस हो गया या फिर HCl की बात करें, तो ये सभी क्या होगा, जब ये जल में घुलाएंगे तो क्या होगा, वो जल में घुलनशील हो जाएगा, अधिक मात्रा में घुलनशील होगा। क्यों घुलनशील होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है, समान होती है। तो एक बात याद रखिएगा कि पोलर प्रकृति वाले सोल्यूट जो गैस होगा वो पोलर प्रकृति वाले सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट में क्या होगा, अधिक घुलनशील होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए आइए इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। मतलब पोलर नेचर वाले गैस, यहाँ क्या है, यहाँ सॉल्यूट होगा, वो किस में डिजोल्व होगा, डिजोल्व इन, मतलब घुलनशील होते हैं पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट में। मतलब क्या, यहाँ लिक्विड सॉल्वेंट में क्या होगा, सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा, घुलनशील होगा। इस बात को आप हर हमेशा याद रखिएगा। आइए अब हम समझेंगे कि वो कौन से गैसें हैं जो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और वह ध्रुवीय विलायक में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, तो वह किस में घुलनशील अधिक मात्रा में होगा, तो वो क्या होगा, अध्रुवीय प्रकृति वाले गैस जो होगा वह अध्रुवीय विलायक में ही क्या होगा, घुलनशील होगा। तो ठीक है, उस चीज़ को हम समझाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को आप सब कॉपी पे नोट करते जाइएगा। ठीक है, वैसे हम आपको बोर्ड पे पूरा अच्छे से लिख देंगे। अब जैसे देखिए यहाँ नन पोलर नेचर वाले सॉल्यूट, वो कौन सा है, मतलब यहाँ नन पोलर नेचर वाले गैस की हम बात करें। यहाँ गैस क्या होगा, एक सॉल्यूट की तरह कार्य करेगा, मतलब यहाँ एक घुल होगा। वो कौन से गैस है जो डिजोल्व नहीं होगा, मतलब नॉट डिजोल्व इन पोलर नेचर वाले लिक्विड सॉल्वेंट में। ठीक है, तो वो कौन सा है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जितना भी डायएटॉमिक गैस होगा। ठीक है, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया, ये सभी जो गैसें जो है वो लिमिट मात्रा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये हो गया हीलियम हो गया, मीथेन गैस हो गया। ठीक है,
तो ये सब जो गैसें हैं, हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी जो गैसें हैं कैसा है, नॉन पोलर नेचर वाले गैस होता है। हम कैसे पहचानेंगे, हमें पढ़ाए थे आपको कि पोलर में क्या होता है कि एक पार्ट क्या होता है निगेटिव होता है, एक पार्ट क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब एक आंशिक धनायन होगा, एक आंशिक क्या होगा ऋणायन होगा। जैसे कहते हैं HCl की बात करें तो क्या देख रहे हैं, इस पे एक आंशिक धनात्मक धनायन है, इस पे क्या आंशिक ऋणायन, मतलब एक भाग जो होगा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं, सब क्या है डायटोमिक है, देख रहे हैं H2 मतलब दो हाइड्रोजन के मिलने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। उसी तरह दो नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा, दो ऑक्सीजन के परमाणु के मिलने से ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या O2 का मतलब एक अणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है नॉन पोलर वाले, इसमें कहीं भी आप ऐसा देखने का मौका आपको नहीं मिलेगा कि इसमें एक कोई पॉजिटिव भाग है एक नेगेटिव भाग है, ठीक है। तो ये सभी क्या है नॉन पोलर नेचर वाले गैस होते हैं ना। तो ये जो होगा वह लिक्विड सॉल्वेंट में जितने भी आप देख रहे हैं, ये जितने भी देख रहे हैं आप, वह कभी भी जल में अधिक मात्रा में घुलनशील नहीं होगा। तो जब भी घुलनशील होगा लेस सोल्यूबल होगा, क्या होगा लेस सोल्यूबल इन वाटर। यहाँ वाटर क्या है सॉल्वेंट, और ये क्या है आपका सोल्यूट, क्या है जी सोल्यूट है। तो ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम या मीथेन गैस जो भी है होंगे, ये सभी जो है कैसा है नॉन पोलर नेचर वाले गैस है। तो ये घुलनशील होंगे किसमें वाटर में, कम मात्रा में घुलनशील होगा। तो ये सबसे अधिक मात्रा किस में घुलनशील होगा, तो ये सबसे अधिक मात्रा में जो घुलनशील होगा वह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, मतलब मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका हिंदी होता है कार्बनिक घोलक में अत्यधिक मात्रा में घुलनशील, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें अल्कोहल, अल्कोहल है ना ऑर्गेनिक है, कार्बनिक के पदार्थ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ये सभी जो गैसेज जो होगा सॉलिड जो होगा वो क्या होगा सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा घुलनशील होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ध्रुवीय प्रकृति वाले जो गैस होता है वह ध्रुवीय प्रकृति वाले विलायक में ही घुलनशील होगा, और अध्रुवीय प्रकृति वाले जो गैस होगा वो अध्रुवीय प्रकृति वाले विलायक में ही क्या घुलनशील होगा। यहाँ जो है अल्कोहल जो है वो भी क्या होता है अध्रुवीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है, देखिए ये जो अल्कोहल है कैसा है नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप ले लीजिए, ठीक है, उसमें क्या होगा ये जो होगा सॉलिड होगा वो क्या होगा घुलनशील होगा। आशा करता हूँ कि आप इसको समझने में किसी प्रकार दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए इसको हम बोर्ड पे साफ साफ हम लिख देते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया, साफ साफ लिख दिया है कि ध्रुवीय प्रकृति वाले मतलब क्या पोलर नेचर वाले गैस सॉल्यूट, ध्रुवीय प्रकृति वाले द्रव विलायक मतलब लिक्विड सॉल्वेंट में अधिक घुलनशील होते हैं, मतलब क्या मैक्सिमम सोल्यूबल होगा, मोर सोल्यूबल होगा, ठीक है। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गैस यहाँ क्या होगा गैस क्या होगा लिक्विड होगा, मतलब सॉरी यहाँ गैस जो होगा सॉलिड की तरह कार्य करेगा। तो जो गैस द्रव विलायक में घुलकर मतलब उसमें सोल्यूबल होकर यौगिक का निर्माण करता है, कंपाउंड निर्माण करता है, या द्रव विलायक में आयनीकृत हो जाता है मतलब आयंस में टूट जाता है, तो वह गैस जो होगा सॉलिड जो होगा वह लिक्विड सॉल्वेंट में अधिक सोल्यूबल होगा, क्या होगा मैक्सिमम सोल्यूबल होगा, सबसे अधिक मात्रा में घुलनशील होगा। जैसे अमोनिया हो गया, HCl हो गया, SO2 हो गया, ETC, ठीक है। तो ये सभी जो गैसेज जो है वो क्या होते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में सबसे अधिक मात्रा में घुलनशील होता है। हमने साफ साफ पीछे भी पढ़ा दिए थे और यहाँ भी लिख दिए हैं। जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया जल में घुलनशील होता है, अमोनिया क्या है सॉलिड की तरह कार्य करेगा, और वाटर क्या है लिक्विड सॉल्वेंट है, ये घुलनशील होते हैं और घोलकर मतलब इसमें इस लिक्विड सॉल्वेंट में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड का निर्माण करता है, और यह आयंस में भी टूट रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये एक प्रकार का अगर कंपाउंड का निर्माण किया या आयंस में टूट गया तो वो जो गैस सॉलिड होगा वह द्रव सॉल्वेंट में अधिक मात्रा में घुलनशील होगा, ठीक है। उससे देखें कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में जब घुलनशील होता है मतलब जल में जब वो घुल जाती है तो वो कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है, H2CO3 का निर्माण करता है, और वो H2CO3 भी क्या हो रहा है वो आयंस में टूट रहा है, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि जो ध्रुवीय प्रकृति का जो सोल्यूबल होगा, जो ध्रुवीय प्रकृति वाले सॉलिड जो होगा वह ध्रुवीय प्रकृति वाले द्रव विलायक में क्या घुलनशील होगा, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ लिख दिए बट कुछ ऐसे भी जो होते हैं ध्रुवीय प्रकृति वाले जो गैस सॉलिड होता है वो अध्रुवीय प्रकृति वाले लिक्विड सॉल्वेंट में क्या होगा घुलनशील
कम मात्रा में घुलनशील होगा, मतलब लेस सोल्यूबल होगा। अगर बात करें जैसे पोलर नेचर वाले जो गैस होगा वह नॉन पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट में क्या होगा, सबसे कम मात्रा में घुलनशील होगा, बहुत ही कम मात्रा में घुलनशील। जैसे बेंजीन की बात करें तो यहाँ बेंजीन जो है क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मतलब क्या, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या, ये है नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में ये पोलर गैस सॉल्यूट जो होगा कम मात्रा में घुलनशील होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए अध्रुवीय प्रकृति वाले गैस मतलब नॉन पोलर नेचर वाले सॉल्यूट जो गैस है वह अध्रुवीय प्रकृति वाले द्रव सॉल्वेंट मतलब लिक्विड सॉल्वेंट में क्या होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं, मोर सोल्यूबल होते हैं। या उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गैस सॉल्यूट मतलब क्या, जो गैस जो घुल है वह द्रव सॉल्वेंट में घुलकर यौगिक का निर्माण नहीं करता है, मतलब किसी प्रकार का कंपाउंड निर्माण नहीं करता है, ठीक है। या द्रव सॉल्वेंट में वह आयनीकृत नहीं होता, मतलब वो आयंस में टूटता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वह कम सोल्यूबल होगा, मतलब क्या, लेस सोल्यूबल होगा, कम घुलनशील होगा लिक्विड सॉल्वेंट में, ठीक है। जैसे हम बात करें H2, O2, N2, मीथेन, CH4, ये सब जो है ना H2O2 N2 सब क्या है, डायएटॉमिक, ठीक है। तो ये जो गैस हैं ये कैसे गैस होते हैं, नॉन पोलर वाले सॉल्यूट, मतलब कि इसकी प्रकृति कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। अब ये अध्रुवीय जो गैस है मतलब अध्रुवीय प्रकृति वाले जो गैस है वह लेस सोल्यूबल इन वाटर, मतलब क्या, यह जल में जो होंगे कम मात्रा में घुलनशील होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति मेल खा नहीं रहा है, मतलब मैच करता नहीं है। ये अध्रुवीय है, ये क्या है, वाटर क्या है, ध्रुवीय प्रकृति का है, तो असमान प्रकृति होने के कारण ये घुलनशील नहीं होगा, मतलब घुलनशील जो होगा तो बहुत ही कम मात्रा में घुलनशील होगा। तो सबसे अधिक मात्रा में किसमें घुलनशील होगा, वह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलनशील होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है वह नॉन पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जैसे ये अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जो होती है ये मोर सोल्यूबल इन अल्कोहल, मतलब क्या है, ये अल्कोहल में सबसे अधिक मात्रा में घुलनशील होता है। क्यों, क्योंकि यह नॉन पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट होता है, ठीक है। किसी गैसों की द्रव्यों में सॉल्युबिलिटी को अवशोषण गुणांक के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। क्या मतलब ये है, फिर समझ लीजिए कि किसी गैस सॉल्यूट को हम द्रव सॉल्वेंट में घुलाते हैं या वो कितनी मात्रा में घुला हुआ है, वह अवशोषण गुणांक के सहायता से उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो गैस सॉल्यूटों की द्रव सॉल्वेंट में जो घुली हुई मात्रा होती है वह हम अवशोषण गुणांक की सहायता से उसको व्यक्त करते हैं। तो देखिए अवशोषण गुणांक क्या होता है, कहते हैं कि एक निश्चित तापमान पर एक टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स्ड टेम्परेचर होना चाहिए। तो निश्चित ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव सॉल्वेंट में मतलब जो सॉल्वेंट जो है उसकी प्रति इकाई आयतन में कितनी गैस की मात्रा घुलनशील है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, अवशोषण गुणांक बोलते हैं, मतलब एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने साफ साफ यहाँ लिख दिया है कि किसी निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे और एक वायुमंडलीय दाब में क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, द्रव सॉल्वेंट के प्रति इकाई आयतन में, मतलब क्या, उस द्रव जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट के, ध्यान सुनिएगा, सॉल्वेंट के प्रति इकाई आयतन में क्या, सॉल्वेंट के 100वां भाग में कितना गैस की घुली हुई मात्रा होती है वह उसका क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है, अवशोषण गुणांक, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब अवशोषण गुणांक की सहायता से हम ये पता कर लेंगे कि वह गैस द्रव में कितनी मात्रा में वह घुलनशील है, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी गैसें जो होती है जो सबसे द्रव में अधिक घुलनशील होता है, ठीक है, उस चीज़ को हमने इस चार्ट में हमने लिख दिया है। तो अमोनिया जो होती है, NH3 जो होता है वह द्रव सॉल्वेंट में सबसे अधिक मात्रा में घुलनशील होती है। जिस गैस की अवशोषण गुणांक की मात्रा, याद रखना, जिस गैस के अवशोषण गुणांक का मान अगर सबसे ज़्यादा होगा वह गैस द्रव में सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा, घुलनशील होगा, मतलब वह मोर सोल्यूबल होगा, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे हैं, अमोनिया जो है वह सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, सॉरी, अमोनिया जो है इसका अवशोषण गुणांक के मान जो है वो सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ तीक निशान हमने यहाँ दे दिया है, ठीक है। मतलब इसकी जो मान जो होता है अवशोषण, यहाँ लिख देते हैं अवशोषण गुणांक का मान, ठीक है, मतलब अवशोषण गुणांक, ये NH3 क्या है, अमोनिया है, HCl उससे कम होगा, फिर SO2 हो गया, H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन, देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन जो गैस होती है वह जल में
मतलब लिक्विड सॉल्वेंट में कम घुलनशील होता है, ठीक है। लेकिन जबकि अमोनिया जो होती है वो क्या होता है, लिक्विड सॉल्वेंट में सबसे अधिक मात्रा में क्या घुलनशील होता है, उससे कम क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे कम क्या सल्फर डाइऑक्साइड, उससे क्या हाइड्रोजन सल्फाइड, उससे कम क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो याद रखना एक चीज़ कि गैस की अवशोषण गुणांक अगर क्या होगा, वह उसका वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम होगा। अगर ये अधिक होगा तो गैसों की द्रव्यों में सोल्युबिलिटी जो होगा, घुलनशीलता जो होगा, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस बात को नोट कर रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो जिस गैसों की अवशोषण गुणांक का वैल्यू जो होगा अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, वो गैस द्रव्यों में सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा, घुलनशील होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप नेचर के बारे में पूरी डिटेल से समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। अब हम जानेंगे तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हमने जाना नेचर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे तापमान के बारे में। देखिए, कोई गैस अगर लिक्विड सॉल्वेंट में घुलता है और घुलने के साथ वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया संपन्न करता है। इसका कहने मतलब ये है यहाँ कि अगर कोई गैस सॉलिड को हम लिक्विड सॉल्वेंट पे हम घुलाते हैं और घुलने से सॉल्यूशन का निर्माण होता है और वहाँ ऊष्मा का अगर त्याग होता है, ऊष्मा रिलीज करता है, हीट जनरेट करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो वहाँ गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता जो होगी वह क्या होगी, घट जाएगी। इस बात को समझिए। फिर उसी तरह अगर हम कोई गैस को हम किसी द्रव सॉल्वेंट में घुलाते हैं, अगर वहाँ प्रक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है, मतलब क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द्रवों में गैसों की घुलनशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। दो बातें हैं, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को हम यहाँ समझाने की कोशिश आपको हम करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू ले चेटेरियर, या इसको कोई ले सातेली भी बोलते हैं, कोई इसको ले चेटेलियर भी बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम ले चेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। देखिए, अगर कोई गैस है किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, यहाँ गैस क्या होगा, सॉलिड होगा, ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया, मतलब सॉलिड को सॉल्वेंट में हम मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ सॉल्यूशन का निर्माण होता है, क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का निर्माण हो रहा है, और सॉल्यूशन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या प्रक्रम, उसको बोलिए, अभिक्रिया बोलिए या प्रक्रम बोलिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ऊष्मा का निकलना होता है, मतलब क्या, ऊष्मा का त्याग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो गैसों की द्रव्यों में सोल्यूबिलिटी जो होगा, सोल्यूबिलिटी क्या होगा, वह घट जाएगा, मतलब डिक्रीज होगा, शॉर्टकट में लिख देते हैं डिक्रीज, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। तापमान बढ़ाएंगे तो गैसों के द्रव्यों में सोल्यूबिलिटी घट जाएगी, लेकिन तापमान को अगर हम घटाएंगे, ध्यान दीजिए, तापमान को अगर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तापमान को जब भी हम घटाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी घट जाएगी, और तापमान घटाएंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें, देखिए, जैसे CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, घुलाते हैं, तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड का निर्माण करेगा, H2CO3 का निर्माण करेगा। अब H2CO3 का निर्माण किया, इसमें ऊष्मा का क्या होगा, निकलना होगा, मतलब ये प्रक्रिया कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अब क्या करेंगे, अगर हम तापमान को घटाएंगे तब क्या होगा, यह CO2 गैस जो होगा जल में अधिक मात्रा में घुलनशील होगा, ठीक है। आप देखते होइएगा, स्प्राइट, माजा, थम्स अप,
कोका कोला जो भी है, सोडा वाटर है, उसको क्या करते हैं ठंडे जगहों पे हम रखते हैं, अर्थात उसको हम फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं? क्योंकि ठंडे में क्या होता है, CO2 जो गैस होता है वह अधिक मात्रा में जल में क्या होता है, घुलनशील होते हैं, मतलब उसमें घुले रहते हैं। ठीक है, आप हेनरी के लॉ में इसमें पढ़िएगा। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ाई जाती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, तो क्या होता है कि गैसों की घुलनशीलता जो होती है द्रवों में क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान कांस्टेंट रखेंगे और जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, वो गैसों की घुलनशीलता द्रवों में क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे ना तो वो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब वो पैक सही से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो CO2 जो गैस है, CO2 गैस वाटर में कब घुलेगा, जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, तापमान घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब भी हम तापमान को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको हम ठंडे जगह पर कोका कोला या स्प्राइट को या माजा को, हम जो बोतलें होते हैं उसको हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। लेकिन उसको अगर हम गर्म जगहों पर रखेंगे, धूप में रखेंगे, गर्मी जगह पर रखेंगे तो क्या होगा, उस गैसों की द्रवों में घुलनशीलता क्या होगा, घट जाएगा। उसी तरह हम बात करें जैसे O2 है, ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन जो गैसें जो होती है वह ठंडे जगहों में, मतलब क्या, जहाँ ठंडा पानी होता है, नदी तालाब में देखते हुएगा, नदी तालाबों में मछलियाँ जो होती है या जीव प्राणी जो होते हैं वह उसी जगह पर रहना पसंद करता है जहाँ पानी ठंडा होता है, जल ठंडा होता है, ताकि उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन गैस होती है उसको सांस लेने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और लेकिन देखिएगा गर्मी के मौसम में जो किनारे किनारे, तालाब के किनारे किनारे जो भाग होता है वहाँ पानी की डेंसिटी कम होती है और पानी गर्म हो जाता है। तो पानी गर्म होता है, वहाँ मछलियाँ या कोई जीव जंतु वहाँ नहीं पहुँचना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन गैस है वह लिमिट हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम मात्रा में होने के कारण उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर हम बीच वाले भाग में जाते हैं तो वहाँ ठंडा पानी ज़्यादा होता है, तो गहरे पानी में पानी ठंडा होता है, उसमें ऑक्सीजन गैस अधिक मात्रा में घुली हुई रहती है, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती और वहाँ जीव प्राणी जो होते हैं, मछलियाँ जो होती हैं या कोई भी जीव प्राणी जो होते हैं वह सही रूप से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि अगर कोई गैस को हम लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाते हैं और वह प्रक्रिया कैसा हो, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो, तो उस कंडीशन में तापमान को बढ़ाने से गैसों की द्रवों में घुलनशीलता घट जाएगी। लेकिन तापमान घटाएंगे तो गैसों की द्रवों में घुलनशीलता क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आइए इसको हम पढ़ते हैं, ऊष्माशोषी के आधार पर पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई गैस है, किसी गैस को लिक्विड सॉल्वेंट हमने क्या किया, डिजोल्व किया, घुलाया, सॉल्यूशन का निर्माण किया। सॉल्यूशन के निर्माण के वक्त अगर ऊष्मा का क्या हो, शोषण हो, मतलब क्या, हीट को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब ऊष्मा का शोषण हो, मतलब उस अवशोषित कर लेता है, ठंडक पैदा होता है, अर्थात वह प्रक्रिया कैसा हो, ऊष्मा शोषी प्रक्रम, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब क्या, अवशोषण होता है, एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर गैसों को हम द्रवों में घुलाएंगे, गैसों को द्रव में घुलाएंगे, अगर प्रक्रिया कैसा हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। तापमान बढ़ाएंगे तभी वो गैस जो होगा लिक्विड सॉल्वेंट में अधिक मात्रा में घुलनशील होगा। इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा। अगर ताप बढ़ेगा तभी क्या होगा, घुलनशीलता, मतलब विलेयता किसकी, द्रवों में गैसों की, वो क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा। मतलब यहाँ तापमान हमने क्या किया, बढ़ाया, तापमान बढ़ाएंगे तब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये हम तापमान को घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, घट जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, जैसे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये सब जो गैसें हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न होता है। ठीक है, मतलब ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तभी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस जो क्या होगा, द्रव में घुलनशील होगा अधिक मात्रा में। ठीक है ना, लेकिन जब भी हम तापमान को घटा देंगे तो घुलनशीलता भी क्या होगा, घट जाएगी। इस बात को आप याद रखिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस चीज़ को दे दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा,
तापमान बढ़ाने से, तापमान किसमें, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में क्या होता है कि तापमान बढ़ाने से गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता घट जाती है, लेकिन ऊष्माशोषी प्रक्रिया में क्या होता है कि तापमान बढ़ाने से गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता बढ़ जाती है। बस 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आइए इसको हम बोर्ड पे सही से लिख देते हैं। हमने यहाँ साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। टाइम कम लगे और वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हमने साफ साफ यहाँ लिख दिया है, ठीक है। देखिएगा, हमने लिख दिया है कि जब गैस सॉल्यूट द्रव सॉल्वेंट में घुलता है तो ऊष्मा का त्याग करता है, मतलब क्या, ऊष्मा जनरेट करेगा, हीट को रिलीज करेगा, ठीक है। अर्थात ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा, संपन्न होता है। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में क्या होता है कि तापमान के बढ़ने पर, मतलब कि तापमान जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घुलनशीलता क्या होगा, घट जाती है, ठीक है। मतलब जब गैस किसी लिक्विड सॉल्वेंट में अगर वह डिजोल्व होता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन का अगर निर्माण करता है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो उस कंडीशन में तापमान के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी जो होती है गैसों की द्रव्यों में वो क्या होती है, घट जाती है। लेकिन तापमान जब भी घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ लिख दिया है, जब गैस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में घुलता है, मतलब जब कोई गैस सॉल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में घुलता है तो ऊष्मा का क्या हो, शोषण, ऊष्मा का अवशोषित करता है, ठीक है। अर्थात ऊष्मा शोषण होता है, मतलब क्या, ऊष्माशोषी प्रक्रिया संपन्न होता है। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में तापमान के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी, मतलब विलयता, घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। हमने साफ साफ लिख दिया, ठीक है। तो अर्थात जब गैस सॉल्यूट को हम लिक्विड सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, घुलाएंगे और सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। उसके सॉल्यूशन के बनने के साथ साथ अगर प्रक्रिया कैसा हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब भी हम टेम्परेचर को, तापमान को घटा देंगे तो क्या होगा, गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता क्या होगा, घट जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। देखिए, पहले हमने पढ़ा नेचर के बारे में, फिर पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, अब पढ़ेंगे दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, किसी गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसों की घुलनशीलता जो होगा वह द्रव्यों में बढ़ जाएगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता अर्थात विलयता, घुलनशीलता, गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलयता, मतलब क्या, घुलनशीलता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, मतलब क्या, यहाँ प्रेशर जो होगा वह सॉल्युबिलिटी के क्या होगा, समानुपाती होगा। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा। कब, जब ताप क्या हो, नियत हो, निश्चित तापमान पे, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तापमान के कांस्टेंट होने पर, जब तापमान हम निश्चित रखते हैं तो हम दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की द्रव्यों में घुलनशीलता क्या होगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आपको बता दिया कि गैसों के द्रव्यों में घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ाने पर गैसों के द्रव्यों में विलयता क्या होती है, बढ़ जाती है। हेनरी साइंटिस्ट है, हेनरी लॉ,
हेनरी ने कहा था, इसका नियम क्या है, कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर गैसों की सोल्युबिलिटी, मतलब गैसों की घुलनशीलता, यहाँ गैसों की घुलनशीलता को हम एस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। गैसों की घुलनशीलता जो होती है उसके आंशिक दाब का क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पी क्या है, गैसों के आंशिक दाब, ठीक है। तो जब ये हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, के एच इंटू पी। के एच क्या है, यहाँ हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे हेनरी के लॉ और उसको हम डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। आज फिर बस इतना ही। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हमने सिर्फ यही पढ़ेंगे और अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हेनरी के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।